तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इस पर इसके वायुमंडल की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद ये नहीं होती है, इसके होने में काफी लंबे समय लग जाते हैं। ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति कितनी पहले हुई थी जी? सर 4.6 बिलियन ईयर्स। कार्बन डेटिंग तो यही कहता है कि 4.6 बिलियन ईयर, लेकिन 5 बिलियन इसको माना जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 400 हाँ, वायुमंडल की उत्पत्ति जो होती है कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और उसके साथ वायुमंडल का निर्माण की क्रिया भी होती है, लेकिन तत्काल नहीं होती है, काफी बाद में होती है। और इस वायुमंडल के निर्माण में हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वायुमंडल बनता है। सबसे प्राकृतिक वायुमंडल, ये जो प्राकृतिक वायुमंडल बनता है ये लगभग पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद 460 करोड़ वर्ष पहले जो है इसके निर्माण की क्रिया भी प्रारंभ होती है। क्योंकि पृथ्वी जैसे उत्पन्न होती है तो पहले तो पृथ्वी गैसीय अवस्था में खुद होती है, इसके बाद ये सॉलिडिफिकेशन होता है, ये सॉलिड होती है, और सॉलिडिफिकेशन के दौरान ही जो गैसें निकलती हैं वो इसके जो भी बहुत ज्यादा इसका उस समय मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, फिर भी जो भी होता है उसमें ये गैसें फंसती हैं इसके सॉलिडिफिकेशन के दौरान निकलने वाली गैसें, और इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा अक्रिय गैसों की होती है। अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। आज की तरह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आप देख रहे हैं ये मौजूद नहीं थे। अक्रिय गैसें सबसे ज्यादा मौजूद थी, और अक्रिय गैसों में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थे। ठीक है, इसके अलावा धीरे धीरे अन्य अक्रिय गैसों की मात्रा इसमें बढ़ती गई, नियोन, आर्गन, ठीक है, आर्गन, नियोन, ये सब बढ़ती गई। तो प्रारंभिक अवस्था में जो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें थी उसमें अक्रिय गैसें हाइड्रोजन के साथ अन्य अक्रिय गैसें मौजूद रही थी। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि इस समय पृथ्वी का चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड, भू चुंबकीय मेखला काफी कमजोर थी। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि सौर ज्वाला काफी सशक्त था। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग था। तो इस कंडीशन में सूर्य ये है और ये पृथ्वी है, बीच में बुध है, ये मंगल है। ठीक है, तो 6 घंटे लगते थे, आज भी लगते हैं बुध के सौर ज्वालाओं को बुध तक पहुंचने में, 12 घंटे लगते हैं मंगल तक पहुंचने में। ठीक है, और पृथ्वी तक पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं। यानी कि अगर बहुत सशक्त सौर ज्वाला निकले सूर्य से तो 18 घंटे तक में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। और यही घटना हुई थी। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो था ये काफी कमजोर था, इतना मजबूत नहीं था जितना आज है। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर था और दूसरा सौर ज्वालाओं का प्रभाव जो है काफी सशक्त था। ये सौर ज्वालाएं बुध, मंगल और पृथ्वी तीनों के वायुमंडल को उड़ाकर लेकर चली गई। ठीक है, और पृथ्वी शुरू में जब बनी थी तब भी बिना वायुमंडल के थी, धीरे धीरे ये गैसें निकलती गई और इसके कमजोर भूचुंबकीय क्षेत्र में फंसती गई तो वायुमंडल बना, पहला वायुमंडल बना। इस वायुमंडल में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन जैसे गैसें मौजूद थी, जिसमें अधिकतर गैसें अक्रिय गैसें थी। ठीक है, लेकिन भूचुंबकीय मेखलाओं के कमजोर स्थिति और सौर ज्वालाओं के मजबूत सौर ज्वालाओं के प्रभाव के कारण बुध, मंगल और पृथ्वी तीनों के वायुमंडल क्या हो गए, उड़ा ले गया सौर ज्वाला। ठीक है, और पृथ्वी बिना वायुमंडल के हो गई। बिना वायुमंडल के हो गए तो ऐसा नहीं कि फिर इसका वायुमंडल बना, इसके वायुमंडल के बनने में काफी लंबा समय लगा, और तब आता है द्वितीय वायुमंडल। द्वितीय वायुमंडल। ठीक है, इस द्वितीय वायुमंडल की घटना जो होती है बनने की लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले, 250 करोड़ वर्ष पहले द्वितीय वायुमंडल का निर्माण होता है। होता क्या है कि इस कंडीशन में 250 करोड़ वर्ष पहले यानी कि 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी उत्पन्न होती है।
ठीक है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ काफी लंबे समय के बाद इसका प्राथमिक वायुमंडल बनता है, लेकिन ये भी वायुमंडल उड़ा दिया जाता है। पृथ्वी का सॉलिडिफिकेशन होता है, इस दौरान पृथ्वी का सॉलिडिफिकेशन होता है, ठोसीकरण, ठीक है। और इस ठोसीकरण की प्रक्रिया में पृथ्वी के बाहरी हिस्से जो होते हैं ठोस हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक हिस्से ठोस नहीं हो पाते। अब जब ठोसीकरण हो जाता है, पृथ्वी काफी ठोस हो जाती है, तब भी आंतरिक हिस्सा, खास करके बाहरी कोर का हिस्सा लिक्विड फॉर्म में है, और वो आज भी लिक्विड फॉर्म में है। और इसमें लिक्विड मटेरियल का मूवमेंट संवहन धाराओं के रूप में होता रहता है, और इसी लिक्विड फॉर्म में संवहन धाराओं के मूवमेंट के चलते इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है। दूसरी बार इसका मैग्नेटिक फील्ड बना। इस मैग्नेटिक फील्ड के बनने के कारण पृथ्वी का भूचुंबकत्व काफी विकसित हुआ, ठीक है। पृथ्वी का भूचुंबकत्व काफी विकसित हुआ, और इस ठोसीकरण की प्रक्रिया के बाद इस पृथ्वी के धरातल पर, चूंकि पृथ्वी ठोस हो गई थी, अंदर की गर्मी निकल नहीं पा रही थी, तो अंदर की गर्मी जहां भी धरातल को कमजोर पड़ती थी, तोड़ के बाहर निकलती थी। और इस काल में खास करके 250 या 300 करोड़ वर्ष के बाद की घटना में ये होता है कि पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट काफी भयंकर रूप में होते रहे। हर जगह जहां देखिए वहां ज्वालामुखी फट रहा है एकदम, क्योंकि धरातल बहुत ज्यादा अभी ठोस नहीं हुआ था, कमजोर ही था, ठीक है। और अंदर की गर्मी बाहर हमेशा निकलना चाहती थी, अंदर गैसों की मात्रा बढ़ जा रही थी, तो ये गैसें इस धरातल को तोड़ के निकल जा रही थी, यानी कि पूरे पृथ्वी पर जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हुए। और आपको पता है कि ज्वालामुखी विस्फोट में, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो इससे निकलने वाली गैसों में आपको H2O सबसे ज्यादा मात्रा में, आज जो भी ज्वालामुखी निकलता है उसमें 80% मात्रा किसकी होती है? वाटर वेपर की होती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन है या पदार्थ कौन है? वाटर वेपर, H2O है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर सकता है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाले पदार्थ। इसके बाद निकलने वाली गैसों में CO2, ठीक है, SO2, HOS, ठीक है, COS है, COS, ठीक है, ये गैस है। H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से HCl गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड HF6 नहीं HF हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ठीक है, ये कैसे निकलती हैं। इसके अलावा CH4 निकलता है, मीथेन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से CH3Cl, CH3Cl, ठीक है, ये गैसें निकलती हैं। H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भारी मात्रा में पारा भी निकला था, पारा भी निकला था। तो द्वितीयक अवस्था में जब पृथ्वी का सॉलिडिफिकेशन हो चुका था, तो सॉलिडिफिकेशन होने के बावजूद भी धरातलीय सतह बहुत कमजोर थी और अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो ये अंदर की गर्मी गैसीय रूप में इसको तोड़कर बाहर निकलती थी और पृथ्वी के धरातल पर बीत जाती थी। तो इसके चलते पूरे पृथ्वी पर भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और तब तक इसकी भूचुंबकीय पेटी स्थापित हो चुकी थी, इसका कोर व्यवस्थित हो चुका था। इसलिए एक जबरदस्त मजबूत भूचुंबकीय पेटी का निर्माण हो जाता है, और इस भूचुंबकीय पेटी में ये निकलने वाली ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकलने वाली जितनी गैसें हैं वो फंस के रह जाती है, इसके बाहर नहीं निकलती, और इस तरह से हमारे पृथ्वी का द्वितीय वायुमंडल निर्मित होता है। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए कि इस H2O के निकलने के बावजूद भी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा थी, SO2 की मात्रा ज्यादा थी, कार्बन सल्फेट की मात्रा ज्यादा थी, H2S की मात्रा ज्यादा थी। ये सारी की सारी गैसें ऐसी गैसें हैं जो हमारे वातावरण के तापमान को बहुत बढ़ा देती थी, और पृथ्वी का पूरा वायुमंडल बहुत गर्म था। आज की गर्मी की तुलना में कहीं ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म था। इसमें जीवन की कोई संभावना नहीं थी और कार्बन की अधिकता थी। तो इस कंडीशन में जीवों का विकास संभव था ही नहीं।
तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सबसे पहली प्रक्रिया, हाँ धीरे, तब हम यहाँ तक की अवस्था को हम द्वितीय अवस्था में रखते हैं। इसके बाद ये लंबे समय तक ये अवस्था बनी रहती है, ठीक है। और लंबे समय तक बने रहने के बाद इसके अलावा भी हीलियम और इसमें और भी अक्रिय गैसें प्लस अक्रिय गैस यहां भी निकलती नहीं, जैसे तुम्हारा चट्टानों से ही निकलता है हीलियम, ठीक है। खास करके क्या कहते हैं हीलियम जो है, हीलियम, रेडॉन, आर्गन, ये सब निकलते रहे। हाँ, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 232 के विखंडन से हीलियम निकलता है। इसी तरह से पोटेशियम 40 के विखंडन से तुम्हारा आर्गन निकलता है, ठीक है। और ये सारी गैसें, लेकिन हीलियम सबसे चूंकि हल्की होती है इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भी निकल चुकी है और बहुत कम मात्रा में आज मौजूद है। अधिकतर अक्रिय गैसें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल चुकी है। इसमें से रेडॉन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जिसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, उसको आगे देखेंगे। तो द्वितीयक वायुमंडल इस तरह से बनता है, लेकिन द्वितीयक वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। इसको ऊपर वाले को मिटा दूं मैं, तब आता है तृतीयक वायुमंडल। द्वितीयक वायुमंडल, ये एक में वायुमंडल खो जाता है, दूसरे में फिर से वायुमंडल का निर्माण होता है। तृतीयक वायुमंडल दूसरे द्वितीयक वायुमंडल के संशोधन की क्रिया है। सेकेंड एटमॉस्फेयर के संशोधन का काल तृतीयक काल कहलाता है, तृतीयक वायुमंडल का काल कहलाता है। इसमें द्वितीयक वायुमंडल के गैसों का संशोधन होता है। होता क्या है कि बहुत धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से ये जो वाटर वेपर्स हैं, इस वाटर वेपर्स के प्रेजेंट होने के चलते H2O का संघनन स्टार्ट होता है। H2O का संघनन यानी कॉन्डेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। और आपको बेहतर पता है कि अगर वाटर वेपर का कॉन्डेंसेशन हुआ तो क्या बनेगा, रिप्लाई करने में इतना देरी क्यों हो रहा है? इमरेश, तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही है। सर बोलिए, बोल रहे हो? क्या बोले क्वेश्चन? वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है? सर वो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सा बादल बनता है। हाँ सर, बादल बादल नहीं है, बादल वाटर वेपर है। कंडेंस्ड वाटर वेपर बादल नहीं है, ये खुद वाटर वेपर है बादल। इसका कंडेंसेशन होगा बादल का या वाटर वेपर का, तो क्या बनेगा? वाटर होगा। कुछ नहीं आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जल बूंदों का निर्माण होगा। और यही जल बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो इसको हम वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो यही क्रिया हुई थी द्वितीयक वायुमंडल निर्माण की अवस्था में। H2O का संघनन होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और करोड़ों साल तक वर्षा होती है, करोड़ों वर्ष तक वर्षा होना। करोड़ों साल तक जब वर्षा होती ही रही तो इस कंडीशन में पृथ्वी के धरातल पर जितनी अवतलित संरचनाएं थी सारी की सारी जल से भर गई और तब निर्माण हुआ समुद्र का या सागरों का निर्माण। तो सागरों का निर्माण वायुमंडल के निर्माण के बाद होता है, ये तो क्लियर हो गया। तब सागरों का निर्माण होता है और सागरों में सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित होते हैं। सागर में सबसे पहले
साइनोबैक्टीरिया, और यही साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण के चलते हमारे वातावरण में O2 की मात्रा का निर्माण या O2 निर्माण, और इस तरह से हमारे वायुमंडल में और आज हम या मेरे जैसे अन्य सभी जीव, जैव मंडल के सारे जीव या जैव मंडल का विकास इसी ऑक्सीजन से होता है। तो जैव मंडल ऐसे नहीं बना था। जैव मंडल इज ए कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इस तीनों को जब मिलाते हैं तो जैव मंडल यानी बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। और ये बायोस्फीयर के जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? O2 आवश्यक है, और O2 का निर्माण साइनोबैक्टीरिया जो कि समुद्र में पल रहे थे उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गई, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा O2 का निर्माण हुआ, और जब O2 का निर्माण बड़े मात्रा में हुआ तब जाकर हमारे जैव मंडल का विकास होता है, यानी कि जीव जंतुओं का विकास होता है। क्लियर? और इस तरह से हमारा वायुमंडल विकसित अवस्था में आज मौजूद है, जिसके कारण जैव मंडल है। अगर वायुमंडल में H2 नहीं हो, O2 नहीं हो, H2O नहीं हो, तो जैव मंडल का विकास नहीं होता। दूसरी बात कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस वर्षण की क्रिया, ये जो करोड़ों साल तक वर्षा होता रहा, इस वर्षण में बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स वर्षा जल के साथ घुल गए और समुद्र में जाकर जम गए। इसीलिए समुद्र को कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत या भंडार कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कोई है तो समुद्र है, ठीक है। दूसरी बात कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड के चलते जितनी कार्बोनेटेड रॉक्स हैं उसमें वायुमंडल की अपेक्षा 20,000 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो जितने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थे वो इस कार्बोनेटेड रॉक के रूप में जमा हुए, जो कि आज अगर यहाँ से रिलीज कर दिया जाए तो वायुमंडल में CO2 फिर वैसे ही बढ़ जाएगा, और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो तुमको पता है कि वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 50,000 मतलब ये करोड़ों साल तक जो वर्षा होती रही, इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ घुलते रहे, ये कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये सब वर्षा जल के साथ घुलते रहे और समुद्र में जमा होते रहे, ठीक है। आगे चलकर कार्बोनेटेड सेल के रूप में भी जमा हो गए, और इस तरह से वायुमंडल से CO2 की मात्रा हटा दी गई, और आज मात्र 0.04% है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई तो हमारे वायुमंडल की गर्मी कम हुई, और गर्मी कम हुई तो जीवों के विकास के अनुकूल तापमान का निर्माण हुआ, और तब से साइनोबैक्टीरिया पहला बैक्टीरिया था जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता था, और यहीं से जीवों की उत्पत्ति शुरू होती है, और तब धरती पर जीव का विकास होता है, जैव मंडल का निर्माण होता है। तो ये रही हमारे वायुमंडल की कहानी, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। जब वायुमंडल विकसित हो गया, इसमें इसकी कई विशेषताएं विकसित हुई, और इन सभी विशेषताओं के विकसित होने में 2-3 चीजों की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक तो वायुमंडलीय तापमान, दूसरा वायुमंडलीय ताप और दाब, इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही, ठीक है। तो अब देखिए वायुमंडलीय तापमान, कल मैंने आपको बताया था, सॉरी इसके पहले के अध्याय में, कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज्यादा सहनता आपको क्षोभ मंडल में मिलती है। सबसे ज्यादा सहन धरातल के समीप काफी घने
वायुमंडल काफी बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो ये वायुमंडलीय कणों की संख्या क्या हो जाती है, घटती जाती है। ठीक है, वायुमंडलीय कणों की संख्या काफी घटती है। ऐसे काफी विरल कण पाए जाते हैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं। और धरातल के नजदीक होने वाले कण या धरातल के पास होने वाला ये जो सतह है, ऊपर की सतहों का प्रेशर इस पर रहता है। तो सर्वाधिक दाब कहां पाया जाएगा, इस बिंदु पर। ठीक है, और पृथ्वी से रिलीज होने वाली उष्मा ऊर्जा भी इसी को सबसे पहले मिलेगी। तो तापमान भी यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा, तापमान भी अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे क्षोभमंडल में ऊपर बढ़ते जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये दो बातें पूरे वायुमंडल के संचालन में, खास करके क्षोभमंडल की, पूरे वायुमंडल की नहीं बल्कि क्षोभमंडल में की विशेषताओं को निर्धारित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और उसमें तीसरी चीज मिल जाती है जलवाष्प। और जलवाष्प एकमात्र ऐसा कारक है जो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण दोनों से ऊर्जा प्राप्त कर, दोनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण से ऊष्मा का अवशोषण करने के कारण जलवाष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के संचालन में या क्षोभमंडलीय प्रक्रियाओं के संचालन में, ये कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दबाव की बात करें, ठीक है, या वायु के कणों की सघनता की बात करें या वायु की मात्रा की बात करें, तो हम एक ही चीज पाते हैं कि हाँ, ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम देखें तो एक ही चीज पाते हैं कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% हिस्सा 99% हिस्सा जो है ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसी तरह से कुल द्रव्यमान का 75% हिस्सा, ठीक है, ये तुम्हारा 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और कुल द्रव्यमान का 50% हिस्सा जो है, ठीक है, 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज क्षोभमंडल का आक्रोशन सबसे ज्यादा है, यानी कि ये दोनों हिस्से तो क्षोभमंडल के हैं। तो अगर क्वेश्चन ये कर दे कि क्षोभमंडल में कुल द्रव्यमान का कितना हिस्सा पाया जाता है, तो 75% हिस्सा नहीं, 75% द्रव्यमान क्षोभमंडल में मौजूद है। ठीक है, लगभग। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब अगर हम आते हैं तो गैसों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो गैसों के बारे में दो चीजें हमें देखनी है। ये किताब देख रहे हो, किताब है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज मैंने लिखी थी। यहाँ एक क्लासिफिकेशन मैंने गैसों के बारे में किया था जो पूरे वायुमंडल की गैसों को समझने में सबसे ज्यादा, मतलब इस तरह का क्लासिफिकेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देख लो गैसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो करते हैं। हाँ,
किताब का राइटर सर? क्या मुझे सर किताब दिखा रहे सर, राइटर सर। तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वायुमंडलीय गैस है, ठीक है। तो देखो जी, हमारे पूरे वायुमंडल में दो तरह की गैस है, एक तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक गैस और दूसरा वेरिएबल यानी कि स्थिर गैस है, और दूसरा परिवर्तनशील गैस है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। ये दो तरह की गैसें पाई जाती। अब कांस्टेंट गैसों में भी दो तरह की विशेषताएं हम देखते हैं, एक तुम्हारा मतलब एक्टिव गैसेस है, एक्टिव, और दूसरा इनएक्टिव यानी कि सक्रिय और अक्रिय। इसमें भी एक दो विशेषताएं आ जाती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। इसको बना लो अभी कॉपी पे, ठीक है। तो हमने एक तरह से चार क्लासिफिकेशन की, दो बेसिक और उनके उपवर्ग, ठीक है। अब हम इन वायुमंडल की केमिकल प्रॉपर्टी को देखें, ठीक है। वायुमंडलीय गैसों की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक विशेषता। तो रासायनिक विशेषता में पहली विशेषता है तुम्हारा थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। तुम्हारा पॉजिटिव सर थर्मल फिजिकल, उसके बाद सर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला है पॉजिटिव रेडिएटिव, पहला है पॉजिटिव रेडिएटिव गैसेस, दूसरा है नेगेटिव रेडिएटिव गैसेस, और तीसरा है तुम्हारा गैसेस रिलेटेड टू रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। तो ऐसी गैसें जो कि सकारात्मक रूप से गर्मी को पैदा करती हैं, जो नकारात्मक रूप से गर्मी को पैदा करती हैं, और ऐसी गैसें जो विकिरण तो करती ही हैं, साथ ही साथ ओजोन डिप्लेशन का भी काम करती हैं। तो इसमें तुम्हारा कांस्टेंट गैसों में से कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये गैस आते हैं तुम्हारा वेरिएबल गैसेस में, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं लिखना, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो एक्टिव गैसें हैं, सक्रिय गैसें हैं, ठीक है, वो है तुम्हारा N2O2। इसी तरह से
केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इनएक्टिव गैसें हैं उसमें आ जाता है आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, अच्छा क्रिप्टन किया और जेनॉन, ये सारी की सारी अक्रिया गैसें इसमें इनएक्टिव एंड कांस्टेंट में आ जाती है। इसी तरह से परिवर्तनशील गैस में अगर हम देखें तो परिवर्तनशील गैसों में, एक्टिव गैसों में H2 सबसे बड़ी गैस है, H2, इसके बाद CO2 है, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा N2O है, इसी तरह से O3 है, CH4 है, O3, CH4, H2, ये सब एक्टिव एंड वेरिएबल एंड एक्टिव गैसेस आती है, बहुत क्रियाशील है, बदलती रहती है इसकी मात्रा। लेकिन ऐसी कौन सी गैस है जिसकी मात्रा नहीं बदलती है और वो इनएक्टिव में आती है? तो SO2 बहुत कम प्रतिक्रिया करती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये इनएक्टिव में आती है, ये जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करती है क्योंकि CO2 का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा हाँ, अगला है नेगेटिव रेडिएटिव, पॉजिटिव रेडिएटिव गैसेस। तो पॉजिटिव रेडिएटिव गैसेस में स्ट्रेटोस्फेरिक H2O, समताप मंडलीय H2O, ये बहुत तीव्र रिएक्शन करने वाली है। ट्रोपोस्फेरिक, क्षोभ मंडलीय O3, क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है वो CO2, N2O, CH4, CO2, N2O, CH4, ठीक है। और हैलोजन गैसेस, हैलोजन गैसेस, ये इसमें पॉजिटिव रेडिएटिव वाले गैसेस आते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में विकिरण उसमें प्रभाव पैदा करते हैं, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा नेगेटिव में अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई गैस नहीं है। नेगेटिव रेडिएटिव में नेगेटिव में कोई नहीं। अगर नेगेटिव रेडिएटिव गैसेस की बात करें तो नेगेटिव रेडिएटिव गैसेस में O3 आता है, ये कोई रेडिएशन पैदा नहीं करता, विकिरण पैदा नहीं करता है, उसमें प्रभाव पैदा नहीं करता है, बल्कि उसको सोखता है। लेकिन तब जब ये समताप मंडल में हो, तब क्षोभ मंडल में रहेगा तो बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरह से VOC इसमें आ जाएगा, VOC NOx, ठीक है, NH3 यानी अमोनिया, इसको कहते हो तुम, ठीक है। इसी तरह H2S, इसी तरह से OH है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, जबरदस्त गैस है। HO2, ये भी रेडिकल है, ठीक है। HO2, H2O2, ये भी रेडिकल है, ठीक है। इसी तरह से CH2, CO, CH2, CO, SO2, एरोसोल, ये सारे के सारे इनएक्टिव एंड वेरिएबल एंड नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग वाले गैसेस हैं। ये नकारात्मक विकिरण, नकारात्मक ऊष्मा पैदा करते हैं, यानी ऊष्मा के मान को घटाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर इन गैसों का उत्पादन ज्यादा कर दिया जाए तो हो सकता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कम हो जाए, लेकिन इसके उत्पादन करने के कुछ और परिणाम भी हो सकते हैं। अब जैसे एरोसोल देखो, एरोसोल का बड़ा कारण हमारी परिवहन व्यवस्था या धूल आंधियों द्वारा
बहुत बड़े मात्रा में धूल के कण आकाश में बिखर जाते हैं, वायुमंडल में मिल जाते हैं। ये ज्यादा मात्रा में होते हैं तो सूर्य से आने वाले विकिरण को सोख लेते हैं, रोक लेते हैं और पृथ्वी पर उसके ताप के प्रभाव को कम कर देते हैं। प्लेस्टोसीन काल में हुआ यही था। प्लेस्टोसीन काल में एक बार फिर पृथ्वी जबरदस्त बमबार्डिंग हुई, ज्वालामुखी विस्फोट के दौर से गुजरी और इतना भयंकर भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कि हमारा आकाश जो है उसके धूल से, धुआं से, राख से भर गया और हजारों लाखों साल तक भरा ही रह गया। परिणाम ये हुआ कि सूरज की किरणें पृथ्वी के धरातल तक पहुंच ही नहीं पाई और जैसे ही सूरज की किरणें पृथ्वी के धरातल तक पहुंचना बंद हो गई तो पृथ्वी पर शीत युग का प्रारंभ हो गया। पूरी की पूरी धरती बर्फ से ढक गई, जम गई। और जब प्लेस्टोसीन काल छटा तब मानव की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के इतिहास को पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हो सकती है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी। एरोसोल, अगर एरोसोल में सारे एरोसोल नहीं, एरोसोल में ब्लैक सूट्स पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनरेज और पृथ्वी तक जाने ही नहीं देते हैं। अच्छा, कभी तुम सोचे हो कि बादल उजले और काले होते हैं, क्यों? रिप्लाई करो, बादल उजले क्यों होते हैं और काले क्यों होते हैं? निम्नस मेघदल। हमारी आवाज साफ ही नहीं आ रही। मुन्ना चौधरी तुम बताओ, बादल उजले क्यों और बादल काले क्यों? आवाज जा रही है? बार बार क्या बोल रहे हो मुन्ना? मेरा नेटवर्क बार बार कट जा रहा है सर। चलो क्वेश्चन तो मिल गया, बताओ। आवाज आ रही है तुम्हारी, कटने का नेटवर्क। बताओ, बादल उजले क्यों और बादल काले क्यों? बादल सर उजला है। आंसर पता है तुमको? किसको आंसर पता है? और किसी को आंसर पता है? लता? I don't know, sir. अरे कॉमन सी बात है, मैं क्यों दिखाई दे रहा हूँ? क्या बोल रहे हो अमरीश? रिफ्लेक्शन के कारण होता है सर। इसके सर समुद्र का और जो भी गैस वगैरह है। नहीं, ये आंसर सही नहीं है। ब्लैक आसिमा क्या बोल रही थी? सर रिफ्लेक्शन की वजह से, जैसे बादल में ना वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्शन से सर हम लोग को ऐसा व्हाइट दिखाई देता है, शायद, कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन से ये ब्लैक बोर्ड तुमको व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि सारे के सारे रेस लौटा दिए जाते हैं, तुम्हारी आंखों तक जाते हैं तो व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन सारे रेस ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे तो ये ब्लैक बोर्ड कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा सर, ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। वेरी गुड। यही बात बादलों के साथ होती है। जब तक बादलों से या बादलों की सघनता कम होती है तब तक सोलर रेस पृथ्वी तक पहुंच जाती है या उसका हिस्सा प्रकीर्णित होकर भी पहुंच जाता है और बादल व्हाइट दिखाई। लेकिन जब बादल इतने घने हो जाएं कि सोलर रेस पहुंच ही नहीं पाए तो वही बादल दिखाई देना कम ऊपर जाएंगे और काले दिखाई देने लगे। केवल रेस के पहुंचने और न पहुंचने का बात है। अगर सोलर रेस उनको क्रॉस करके पहुंचती है, ठीक है, तब तक ये व्हाइट दिखाई देंगे घने होने के बावजूद भी। लेकिन सोलर रेस अगर बादलों को क्रॉस करके धरातल तक नहीं पहुंच पाती है
तो ये बादल काले दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना सही अंतर है। चलो अभी दिमाग लगा ही नहीं थी। तो सर एक लाइन में इसका आंसर क्या होगा सर? किसका किसका आंसर? यही सर, बादल उजले और काले के दिखाई देते हैं, एक लाइन में क्या आंसर होगा? पारदर्शिता के कारण। जब तक पारदर्शी है ये बादल, वाटर वेपर्स, जी सर। तो सनरेज तक पहुंचती है। ठीक है, और ये जी वाइट सर। दिखा देंगे। जैसे अपारदर्शी हो जाएंगे ये बादल काले दिखाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टाइप इसमें है रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। एक ऐसी गैस जो रेडिएटिव फोर्सिंग पैदा करती है, विकिरणकारी बल जिसमें हो। ठीक है, और ये ओजोन डिप्लेशन में सहायक हो। ऐसी गैस कौन सी है? तो ऐसी गैस CH4 है। ठीक है, ऐसी गैस में CFC है। ठीक है, ऐसी गैस में HCFC है, HCFC। ठीक है, इसी गैस में SF6 है, SF6 है, CCl2F2। इस तरह की कई सुपर ग्रीन हाउस गैसेस इसमें शामिल हैं, मीथेन भी शामिल है। सुपर ग्रीन हाउस गैसेस एंड मीथेन, ऐसे आप कह सकते हैं। फ्लोराइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस, हैलोजन गैसेस एंड हैलोजन गैसेस को हम H गैसेस कह सकते हैं। हैलोजन समूह से बनने वाली, आयोडीन से बनने वाली, क्लोरीन। ठीक है, जितनी गैसें हैं वो सारे के सारे रेडिएटिव फोर्सिंग भी पैदा करती है और ओजोन डिप्लेशन का भी काम करती है। तो मेरा थर्मल फिजिकल कैटेगरी है और ये पूरा होता है। ठीक है, अगला है कैटेगरी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में तुम्हारा स्थिर मतलब कि कांस्टेंट गैसों में H2, O2 ये आ जाएगी, इसमें हीलियम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से H2 इसमें आ जाएगा, H2 इसमें आ जाता है और ये खाली रहता है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस इनएक्टिव गैसेस एंड वेरिएबल एंड इनएक्टिव गैसेस में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा अगला है प्रॉपर्टीज, वो है फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रकाश रासायनिक विशेषता वाली गैसें। प्रकाश रासायनिक विशेषता वाली गैस कौन है जी? बोलो। प्रकाश रासायनिक क्रिया करती है ये गैस, क्या करती है? ओजोन। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा OH हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स एंड NO3 इसी तरह से तुम्हारा NO3 रेडिकल्स एंड हैलोजन गैसेस। हैलोजन गैस जितनी है वो इसमें फोटोकेमिकल में आ जाएगी। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टी, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टीज। तो फोटोसिंथेसिस में तो तुमको पता है कौन सी गैस शामिल है? क्या जी? CO2, CO2 है और H2O भी है। किताबों में केवल CO2 का उल्लेख आपने पढ़ा है, H2O को देखा ही नहीं, जबकि H2O भी वहीं पे था। ठीक है,
खैर आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टी वाली हो गई। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज खास करके अगला है ऑप्टिकल। प्रकाशीय विशेषता वाली वैसे, ठीक है। तो प्रकाशीय विशेषता H2O, इलेक्ट्रिक गैस, सॉरी वेरिएबल गैसेस में, और इधर एरोसोल, डस्ट, एस, सोयल, ऐसे राख के कण, ठीक है, सोयल पार्टिकल्स, साल्ट पार्टिकल्स, साल्ट के कण, मिट्टी के कण, ये सारे इसमें आ जाते हैं ऑप्टिकल पार्टिकल्स में। ये क्या करते हैं, ये प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के अलावा जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इसको वातावरण से हटा दिया जाए तो वर्षा का ही संभव ही नहीं है, वर्षा का होना बिल्कुल संभव नहीं है। संघनन की क्रिया नहीं होगी, और संघनन की क्रिया नहीं होगी तो तुम्हारा जल चक्र बंद हो जाएगा, जल चक्र पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें होती हैं, ये जल है और इस ये जल चक्र को मेंटेन करने वाले पार्टिकल मतलब कि आधार है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, हर चीज की एक अपनी महत्ता है। इसी तरह से अपना अगला है रेडिएशन एब्जॉर्बिंग। अगर हम रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 तरह की गैसें मिलती हैं। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहां लिखना था तीन या 4 तरह की गैसें मिलती हैं, ठीक है। पहला है तुम्हारा ओनली अर्थ रेडिएशन एब्जॉर्बिंग या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जिसमें हम केवल, इसी तरह से दूसरा है ओनली सोलर रेडिएशन कैपेसिटी, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसी तरह से ओनली सोलर रेडिएशन, अच्छा ठीक है। इसी तरह से है सोलर एंड अर्थ, इधर ना किधर है तुम तो माइक ऑन कर रखता है। और चौथा है तुम्हारा जो तीन ही है
अर्थ रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सोलर एंड अर्थ रेडिएशन। ठीक है, तीन ही है, कोई बात नहीं। तो इसमें कांस्टेंट गैसें तो नहीं आएंगी, केवल और केवल वेरिएबल गैसेस आएंगी। तो वेरिएबल गैसेस में हमारा पहला वाला कॉलम है CO2, CH4, N2, ओनली अर्थ रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है। CO2, CH4, N2O, ये हुआ, ये तुम्हारा एक्टिव में आ जाएगा। इनएक्टिव में COSO2, SO, COSO2, ठीक है। सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाली गैस में केवल आता है O3, ओजोन, यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। और ओनली सोलर एंड अर्थ टेरेस्ट्रियल दोनों को रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में आता है H2, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा रेडिएटिव रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसी गैसें जो केवल पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा को या विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। तो इसमें दो तरह की गैसें हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और N2O। इनएक्टिव में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये नेगेटिव वार्मिंग इफेक्ट भी पैदा करते हैं। दूसरा है तुम्हारा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ओनली केवल सौर ऊर्जा को अवशोषित करने वाली गैस। तो एकमात्र गैस है वो है O3 यानी ओजोन। और इसी तरह से सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि सौर ऊर्जा और पार्थिव ऊर्जा दोनों को रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखने वाली गैस केवल और केवल है H2। ये दोनों तरफ से आने वाले विकिरण को सोखता है, ठीक है। ये हो गया, तो इसको कर लिया। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, अभी दो कॉलम और है। एक मिनट के लिए रुक जाता हूँ। क्या गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। अगर नहीं टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसको छोड़ दो। इसमें दो ऑप्शन और हैं। पहला है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक लाइफ है, वायुमंडलीय जीवन का के आधार पर अगर हम देखें
तो ये गैसों की 3 कैटेगरी है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड, मीडियम लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड यानी कि कम जीवन काल वाली, मध्यम जीवन काल और दीर्घ जीवन काल, ठीक है। तो दीर्घ जीवन काल वाले में तुम्हारा एक्टिव गैस में एक N2 होगा, O2 होगा, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा इनएक्टिव गैस में जितना हीलियम है, हीलियम है, ऑर्गन हीलियम है, इसके अलावा ऑर्गन है, क्रिप्टन है, नियोन है, ठीक है, ये है। इसी तरह से तुम्हारा अगर हम आ जाए इनएक्टिव गैस वेरिएबल गैसेस में, तो वेरिएबल गैसेस में लॉन्ग लिव्ड गैस में N2O है, CH3 है, N2O CH3, ठीक है, CH4 CH4, ठीक है, ये सारी गैसें हैं, CH3Br CH3Br, ये गैसें हैं, ये सारे एक्टिव में हैं, इनएक्टिव में कोई नहीं है। इसी तरह से मीडियम लिव्ड यानी कम जीवन काल वाले गैसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्टिव में कोई नहीं है, बल्कि इनएक्टिव में तुम्हारा CH3CCl3 है, CH3CCl3 ये है। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्रोपोस्फेरिक O3 ये आता है, इसके अलावा SO2, ठीक है, NOx, BMS, डाइमेथाइल सल्फाइड गैस जितनी है वो आ जाती है। और बहुत कम जीवन काल वाली गैस की अगर हम बात करें तो इसमें इनएक्टिव में रेडॉन आता है, ठीक है, ये बहुत कम जीवन काल होता है और ये एक रेडियो एक्टिव होता है, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, रेडियो एक्टिव, रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा वेरिएबल गैस की बात करें तो OH हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ठीक है, NO3, इसी तरह से HO2, सब ऐसे इसमें आते हैं। ये कॉलम खाली है, ये कॉलम खाली है, तो ये आपका ये हो गया। और एक लास्ट क्लासिफिकेशन इसके केमिकल क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर है।
छोड़ो, इतना रहने दो, इसको कर लोगे। देखो इसमें वायुमंडलीय जीवन काल की महत्ता है। अब जैसे मैं तुमको बता दूं कि वायुमंडलीय जीवन काल में जितनी परिवर्तनशील गैसेस है, इसमें दो तरह की कैटेगरी है, एक सक्रिय गैस है, एक अक्रिय गैसेस। अब इस परिवर्तनशील गैसेस में तुम देखो कि OH पार्टिकल्स, NO3, HO2, ये बड़ा कम मतलब कुछ सेकंड तक जिंदा रहने वाली गैसेस है। तुमने कभी सोचा है कि हजारों लाखों साल से पृथ्वी के वायुमंडल में धुआं, गैस, अदर तरह की गैस, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेड गैस इमिट होती है, छूटती रहती है, उत्सर्जित होती रहती है, ये सारी गैसें कहाँ जाती हैं? क्या कभी सोचा इस बात को? इस स्थिति में तो अगर ये सारी गैसें वायुमंडल में हमारी फंसी रह जाए तो एक दिन तो हमारा वायुमंडल ही विस्फोट करके खत्म हो जाएगा कि नहीं? गुब्बारे में तुम गैस भरते हो, भरते जाते हो, रुकते नहीं हो, तो गुब्बारा अंत में क्या हो जाता है? फट जाता है। तो वैसे ही हजारों लाखों साल से तो ये सारी गैसें पृथ्वी से मानवीय क्रियाओं द्वारा या अन्य जैविक क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती रही है या पृथ्वी द्वारा खुद उत्सर्जित होती रही है। ये सारी गैसें आखिर गई कहाँ? कभी सोचे हो? नहीं सोचे। ये सारी गैसें वायुमंडल में जाती जरूर है। तुमने एक चीज और देखा होगा कि जब बारिश हो जाती है तो आकाश एकदम साफ हो जाता है, दूर दूर तक के पर्वत स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि जितनी गैसें वायुमंडल में होती हैं, वायुमंडल में रिलीज होने के बाद ये अदृश्य हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जमा होते होते धुंध की तरह से पैदा करते हैं, दृश्यता थोड़ा कम कर देती है। लेकिन जैसे बारिश होती है, सारी गैसें वर्षा के जल के साथ एब्जॉर्ब होकर मिलकर घुलकर धरती पर गिर जाती है और हमारा वायुमंडल साफ होता है। तो वर्षा एक बहुत बड़ा कारक है इन सारी गैसों को खत्म करने का। दूसरी चीज है कि अगर वर्षा नहीं भी हो तो एक ऐसा तत्व है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा एक्टिव, मतलब ये एक ऐसी तलवार है जो एक जैसे ही निकलती है एकदम भागना स्टार्ट कर देती है, जो मिलता है सबको काट पीट के खत्म। ठीक है, आवाज जा रही है? क्या चेक कर रहे हो जी? सोना को जो कोई रिप्लाई नहीं, लोग अभी यही गायब हो गया, झूठ के चेक कर दिए। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है बोल सकते हो। तो मैं बोल रहा था कि ये सारी की सारी गैसेस ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के द्वारा काट पीट के नीचे अवक्षेपित कर दी जाती है। इसी तरह से NO3, HO2 ये सारी यही काम करती है, कम समय के लिए वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन जबरदस्त तरीके से इन सभी गैसों को, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी जाएगा, लेकिन अदर के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, इसी तरह से मध्यम जीवन काल वाली गैसें, ठीक है, तो मध्यम जीवन काल वाली गैसें ये रीजनल लेवल तक पाई जाती है, ये मतलब क्षेत्रीय स्तर पर पाई जाती है, मतलब छोटे स्तर पर, ये पूरे प्रदेश के स्तर पर पाई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जितने हैं, DMS, डाइमेथाइल सल्फेट गैस। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं? तो साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। तब साउंड के लिए क्या कहूं मैं? नेटवर्क इशू तो नहीं है ना? खैर चलो, अभी जा रही है आवाज? यस सर, तुम्हारी आवाज नहीं है, आवाज कट रही है। अभी ठीक है सर। ठीक है, इसी तरह से लंबे जीवन काल वाली गैस जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये बिल्कुल स्थिर बनी रहती है। हमारे वायुमंडल की मात्रा भी स्थिर रहती है, ये सबसे बड़ी मात्रा में 99% वायुमंडलीय गैस का हिस्सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर बनाता है। ये एक्टिव है, लेकिन एक्टिव भी है और लंबे जीवन काल तक वाली गैस है। इसी तरह से इनएक्टिव में जितना और क्या कहते हैं अक्रिय गैसें हैं वो शामिल है। तो स्थिर गैसों में से ये है
और स्थिर गैसों की बात करें या परिवर्तनशील गैसों की बात करें, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड CFC, ठीक है, जितना हैलोजन समूह की गैसें हैं CH4 यानी है, और इसके अलावा जितने हैलोजन समूह की गैसें हैं वो सारे के सारे लंबे जीवन काल की एक्टिव गैसें हैं। और ये एक तो लंबा जीवन काल इनको मिल गया और दूसरा ये एक्टिव है, तो बड़े पैमाने पर वार्मिंग इफेक्ट पैदा करने में सक्षम है। यही कारण है कि इसके उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है। CFC एक एक्टिव गैस है, बहुत एक्टिव गैस है और वार्मिंग इफेक्ट रखती है। अभी इसके पहले के क्लासिफिकेशन में आप देख लीजिए कि जो भी गैसेस रेडिएटिव फोर्सिंग ओजोन को भी डिप्लेट करती है और रेडिएटिव फोर्सिंग भी पैदा करती है, CFC उसमें शामिल है। और CFC ही नहीं, जितनी फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, हैलोजन समूह की गैसेस हैं, की सारी गैसेस हमारे वार्मिंग इफेक्ट को बढ़ाने में और ओजोन को अपनी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लंबा जीवन काल भी है। अगर ये गैसें ज्यादा मात्रा में बढ़ गई हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में तो लंबे समय तक वार्मिंग इफेक्ट बना ही रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह की गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आइए अब हम एक एक करके देखते हैं इन गैसों की हमारे वायुमंडल में क्या होता है, ठीक है। भूमिका जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे सबसे इनको जानने के पहले तो आपको एक चीज और जानना होगा कि किस गैस की मात्रा कितनी है। ये क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है जी? नाइट्रोजन सर। हाँ नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? कितना है? 78%। 78% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। 21%। ये वेट है ना 78.1%। इसके बाद है O2। कितना परसेंट है CO2? 20। इस किताब में 90.90। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन है? आर्गन। CO। आर्गन। आर्गन आर्गन। परसेंट, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड सर। कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारा कितना है? 0.03%। कितना है जी? 0. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। देखिए पहले ही आता था 0.035%, लेकिन अब ये परसेंटेज मात्रा थोड़ी बड़ी है और ये हो गया है 0.04%, ठीक है। इसकी मात्रा बड़ी है तो आप इसको याद रखिएगा, लेकिन एक्चुअली ये है, ठीक है। इसके बाद कौन है? नियोन। नियोन है सर। नियोन है? यस सर। देख के बताओ। खैर मैं इसके बाद अन्य गैसेस हैं, लेकिन इसको हाइड्रोजन नहीं होगा, नियोन ना होगा 0.05। ये देखिए ये लगभग 21% है, तो 21 और 78 मिलकर कितना हो गया? 99। तो पूरे वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण दो ही गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? ऑर्गन गैस एक अक्रिय गैस है। इसके बाद चौथी सबसे बड़ी गैस कौन है? CO2। क्योंकि ये तीनों की तीनों स्थिर गैसें हैं, हमेशा मात्रा में स्थिर रही है, लेकिन ये गैस जो है अस्थिर है। अभी आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें CO2 एक अस्थिर गैस में से आती है, ठीक है। तो CO2 एक अस्थिर गैस है और इसकी मात्रा जो है क्या कहते हैं 0.04। वायुमंडल की चौथी सबसे बड़ी गैस है, ठीक है, चौथी सबसे बड़ी गैस है। और वार्मिंग इफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है और इसीलिए सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है।
ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि हमारे वायुमंडल में सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो सबसे बड़ी उसकी मात्रा के अनुसार नापा गया है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस CO2 है। क्लियर? ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आते हैं एक एक करके। ये नाइट्रोजन की क्या भूमिका है वायुमंडल में, कोई बता सकता है? नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन परमाणुओं का संयोग मतलब के बंधन से बना हुआ अणु है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ता है और इसके बॉन्डिंग इतने मजबूत होते हैं कि यह जल्दी किसी अन्य के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। एक तरह से इनएक्टिव गैस की भूमिका निभाता है। यही कारण है कि डायरेक्ट कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्राप्त कर सके, या कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं जिसमें डायरेक्ट नाइट्रोजन का अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन का अवशोषण दो तरीके से होता है, या तो तड़ित झंझा हो, जहां बिजली गिरती है उस बिजली उच्च तापमान की स्थिति में इस नाइट्रोजन का विखंडन हो सकता है, या फिर कहते हैं कुछ ऐसे जीव हैं जैसे लिग्यूमिनस प्लांट, जितने दलहनी पौधे हैं, अरहर है, चना है, मटर है, इन सब के जड़ों में एक गांठ पाई जाती है और उसमें कौन सा जीव पाया जाता है जी? राइजोबियम। राइजोबियम। ये जीव इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इस तरह से बनाता है कि पौधे उसका उसको डायरेक्ट अवशोषित करके रखता है और उसी नाइट्रोजन को दलहनी पौधे प्राप्त करते हैं। इसीलिए दलहनी पौधों को कम आप बीच में हल्ला गुल्ला कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से राइजोबियम जो है इस पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और पौधों के पोषण को प्राप्त करता है नाइट्रोजन फूड, और अपना नाइट्रोजन पौधों को देता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन ये काम करता है। अब अगर सर माइक ऑन किया है, ये सुना है ठीक से नहीं आ रहा है। देखो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई हो। मैंने सुबह पे क्लास से 4 लिए हो गए हैं तो इसमें डेटा करते हैं। आज का कोटा लेकिन समाप्त तो नहीं हुआ है क्योंकि मैंने पहले से भरा रखे हैं डेटा वाला प्लान। तो कोई और कारण हो सकता है। अभी आवाज आ रही है मुन्ना? हाँ सर क्लियर आ रहा है सर। चलो ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था कि ये जो नाइट्रोजन की भूमिका क्या है हमारे वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन की सबसे बड़ी भूमिका है कि ये ऑक्सीजन को डिल्यूट करता है, कम सांद्रता वाला बनाता है। अगर हम ऑक्सीजन जलने में सहायक है, किसी पदार्थ के जलने में या ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर एक बार हम तीली लगाते, अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो जैसे ही माचिस तुम जलाते पूरे वर्ल्ड में आग लग जाए बूम से। इसको नियंत्रित कौन करता है? तो नाइट्रोजन पूरा ऑक्सीजन को डिल्यूट करता है और आग को नियंत्रित तरीके से जलने में सहायता करता है नाइट्रोजन। तो अब समझ में आया तुम्हारे कि नाइट्रोजन की भूमिका हमारे वायुमंडल में क्यों जरूरी है। इसकी मात्रा भी सबसे ज्यादा है, 78% है, ठीक है। दूसरी बात देखो, जितनी जो भी जैव कोशिकाएं हैं, खास करके प्रोटीन्स का जितना निर्माण होता है, ठीक है, तो कोशिकीय प्रोटीन, कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका नाइट्रोजन की ही होती है। जैसे न्यूक्लिक एसिड हुआ या फिर तुम्हारा राइबोसोम का बनना, राइबोसोम का बनना हुआ, आरएनए और डीएनए के बनने में इसी नाइट्रोजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह से तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड के बनाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा और भी भूमिकाएं हैं नाइट्रोजन की, जैसे तुम्हारा उर्वरकों के निर्माण में, पौधों के विकास में, ठीक है, नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये इसकी भूमिका है। मानव शरीर में एमिनो अम्ल के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, आरएनए और डीएनए के निर्माण में, एटीपी अणुओं के निर्माण में नाइट्रोजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रसायन के क्षेत्र में अगर तुम चले जाओ तो ये मतलब द्विबंध बनने के बाद त्रिबंध
भी बनाने में सक्षम है। तो बहुत अभी जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रक्षेपास्त्र की है या प्रक्षेपास्त्र ईंधन की है, ठीक है, तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उर्वरकों के निर्माण में नाइट्रोजन की उपयोगिता होती है। इसी तरह से कृत्रिम रसायनों के निर्माण में नाइट्रोजन यौगिकों की सहायता ली जाती है। इस तरह से हम देखते हैं सुपोषण की घटना में नाइट्रोजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सुपोषण समझते हो ना? अगर मान लो कि उर्वरकों का प्रयोग जो खेतों में किया जा रहा है, किसी तरह से जल प्रणाली के द्वारा जलाशयों में चला जाता है, जलाशयों में उर्वरक की मात्रा के बढ़ने के चलते प्लांट की वृद्धि होती है, और ये प्लांट बहुत ज्यादा मात्रा में उस जलाशय से जब ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, तो उसी जलाशय में रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और ये जीव मरने लगते हैं। ठीक है, इस घटना को सुपोषण कहते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन सुपोषण की क्रिया को बढ़ावा देता है। इसी तरह से ऑक्सीजन को देख लीजिए, तो ऑक्सीजन हमारे भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित गैस कौन है, उपस्थित तत्व कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। क्योंकि तत्व के साथ प्रतिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाने में सक्षम है, इसलिए ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है। इसके बाद कौन है? सिलिकॉन। नहीं, चलिए भूपर्पटी में मात्रा देंगे, तो भूपर्पटी का लगभग 46.6% हिस्सा ऑक्सीजन का बना हुआ है, इतना याद रखिए, इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में है। द्विबंध बनाता है, तो द्विबंध बनाता है, और यह वायुमंडल में लगभग 21% मात्रा में मौजूद है। ऑक्सीजन का उपयोग प्रत्येक वस्तु के ऑक्सीकरण में होता है, ये आपको पता है। इसके अलावा जितने साइनो बैक्टीरिया विकसित हुए थे, उनके द्वारा इस ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किया गया, और तब से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बना हुआ है। ठीक है, और लगभग 250 करोड़ से 300 करोड़ साल पहले महासागरों में साइनो बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था, और उस समय से अब तक इसकी मात्रा में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है। और उसमें से इसकी मात्रा में अंतर नहीं आया है। इसी तरह से जलाशयों में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर हम वहां पर जीवों का किस तरह से विकास हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी मात्रा का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन को पारिस्थितिकी सूचक माना गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इस बात का पता लगाया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो समझ लो कि पारिस्थितिकी का विकास या उस पारिस्थितिकी में जीवों का विकास संभव नहीं है, जैसे सुपोषण की घटना के दौरान आप देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का उपयोग आज के डेट में कई रासायनिक विधियों में किया जा सकता है, जैसे तरल ऑक्सीजन का उपयोग हम प्रक्षेपास्त्र के ईंधन पर निर्माण के रूप में करते हैं। थोड़ी तकनीकी अलग है। तो अच्छा, जितने जैव समुदाय हैं, पूरा का पूरा जैव मंडल, पृथ्वी पर जितना भी जैव मंडल है, बिना ऑक्सीजन के इसका विकास संभव नहीं है। इसके अलावा ऑक्सीजन उपापचय की क्रिया में, ठीक है, भोजन निर्माण की क्रिया में, भोजन निर्माण की क्रिया में आवश्यक है। आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है तभी आपको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा निर्माण की क्रिया कहिए या ऊर्जा के विमोचन की क्रिया कहिए, उसमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी जरूरत है। आपने भोजन तो ले लिया, कार्बोहाइड्रेट तो ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में चला भी गया कार्बोहाइड्रेट, पच के ब्लड में मिला, ब्लड हार्ट में गया, हार्ट ने सारे पार्टिकल्स में सारे बॉडी में सेंड कर दिया उस कार्बोहाइड्रेट को, सारी कोशिका में एब्जॉर्ब हो गया कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन आता है, वहां उस कार्बोहाइड्रेट के साथ ये ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करता है तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है दो प्रकार के यौगिक में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दूसरा वाटर पार्टिकल्स बनता है H2, और तीसरी चीज बनती है एक पार्टिकल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो तीसरी चीज बनती है 38 एटीपी एनर्जी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यही 38 बनने में तो खर्चा हो जाता है, बचता है 36 एटीपी ऊर्जा जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमारे बॉडी को शरीर को प्राप्त होती है, और वही ऊर्जा के आधार पर हम सारा काम करते हैं, बोलना, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना, दौड़ना, जितना काम करते हैं सारा काम करने के लिए वही ऊर्जा हमें मिलती है। और इस ऊर्जा के निर्माण में ऑक्सीजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो कार्बोहाइड्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता ही नहीं और हमको ऊर्जा मिलता ही नहीं। कोरोना में क्या हुआ था? यही हुआ था, फेफड़ा से ब्लड को
ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा था। कोरोना ने इस तरह से छाप लिया था सारे ग्रंथियों के ऊपर कि ब्लड में ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा था, जिसके चलते हम शक्ति विहीन होकर पड़े रहते थे और उसी तरह से खत्म हो जाते थे। लगता है मेरी आवाज जा नहीं रही तुम लोग? आ रही है सर आपकी आवाज? ठीक है तब। मैंने इतना डिस्टर्ब है सर, स्पष्ट नहीं आ रहा है सर, कट कट के आ रहा है। तो देखो जी, और अच्छा, और किसी को प्रॉब्लम है कट कट के आने की? यस सर, नहीं आ रही है क्लियर। यस टाइम क्या हो रहा है? सर 9:12 हो रहा है। तो छोड़ देते हैं, हो सकता है मेरा डेटा तो कम नहीं है, मैंने पूरा पैक भरवाया इसी के लिए कि कभी मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस ना हो, और कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। इस चैप्टर में इसकी महत्ता, गैस की महत्ता और उसके काम को मैं कल देख लेता हूँ। इस चैप्टर में चाहता हूँ बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, ताकि क्या बोल रहे हो मुन्ना? सर, एक क्वेश्चन है सर हाँ, कि युद्ध वाला वायुयान 6 मंडल भवर के समताप मंडल में होगा, क्योंकि सर जो वायुयान रॉकेट तो सब तुम्हारी आवाज कट जा रही है मुन्ना। कोई बात नहीं, मैं अभी ये क्लास बंद कर देता हूँ। तुम्हारी आवाज तुम बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, तो क्लास के बाद मैं कॉल कर लेता हूँ या तुम कॉल कर लो, तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास कर लेते हैं, ठीक है। 3-4-5 जने को अगर प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा हटाओ। इस चीज को मैं चाहता हूँ बढ़िया से कर लेना, ताकि इसी पे सारा क्लाइमेटोलॉजी निर्भर करता है, ठीक है। और जल्दी मुझे नहीं है, खत्म कर ही दो। चलो कल देखते हैं, ठीक है।